हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 5 वंशागति का आणविक आधार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा ऑन शॉट का वीडियो है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 5 वंशागति का आणविक आधार के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक इसमें क्या है। पहला हेडिंग है, देखिए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो देखिए, इसकी खोज कब हुई। देखिए, 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने यह मतभेद रहा। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में क्या था, यह मतभेद रहा कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। मतलब उनमें ये नहीं मालूम था कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। जो प्रोटीन होता है उसे क्या मानते थे, आनुवांशिक पदार्थ। पर 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियन की खोज की, जिससे पुनः विवाद शुरू हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए यानी न्यूक्लियन है। डीएनए यानी न्यूक्लियन। फिर 20वीं शताब्दी में कई प्रयोगों द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। कब? 20वीं शताब्दी में कई प्रयोगों के द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया कि डीएनए ही जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। आगे देखिए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज का प्रयोग। देखिए क्या किया, किसने किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। देखिए, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में न्यूमोनिया रोग के जीवाणु न्यूमोकोकाई को गर्म किया तो वह मृत हो गए। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के अतिरिक्त सभी प्रोटीन निष्क्रिय हो गए। सिर्फ डीएनए इसमें सक्रिय रहा, बाकी सब क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, कार्य नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक आरोग्यजनक जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश कराने पर चूहों को निमोनिया रोग हो गया। फिर क्या हुआ, इसमें से एक जो रोगाणु था, एक आरोग्यजनक, जिसे रोग ना हो, उसके अंदर क्या किया, जीवाणु को प्रवेश कराया। चूहे के अंदर जीवाणु को प्रवेश कराने पर क्या हो गया, जो चूहा था उसे निमोनिया हो गया और वह मृत हो गया। चूहा मृत हो गया, मर गया, क्योंकि निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लिक अम्ल सजीव आरोग्यजनक जीवाणुओं के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके इसे रोगाणुजनक जीवाणु में बदल दिया गया। चूहा क्यों मर गया, क्योंकि जो निर्जीव जीवाणु का डीएनए होता है, न्यूक्लिक अम्ल सजीव आरोग्यजनक जीवाणु के आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके क्या हुआ, उसका जो डीएनए था आनुवांशिक लक्षण उसका परिवर्तन करके इसे क्या किया, इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया। उन्होंने फ्रेगर ग्रिफिथ ने क्या किया, इसे रोगजनक जीवाणु में क्या किया था, बदल दिया था, इसलिए चूहे की मृत्यु हो गई थी। तो ये था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। अब देखिए आगे, अगला है ओस्टवाल्ड एवरी का प्रयोग। तो देखिए, ग्रिफिथ के बाद ओस्टवाल्ड एवरी ने अपनी सहयोगी वैज्ञानिकों से मिलकर यह पता लगाया कि आरोग्यजनक जीवाणु का आनुवांशिक रूपांतरण रोगजनक जीवाणु का डीएनए ही बदलता है, प्रोटीन नहीं। अर्थात इस बात से यह स्पष्ट है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ पे देखिए नोट में, शीघ्र ही अल्फ्रेड मस्काई ने भी यह सिद्ध किया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है तथा युग्मक में डीएनए आधा रहता है। अंत में हुर्से व चेज नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। अब देखिए डीएनए क्या है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए क्या होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, यानी एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 में
केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। जो केंद्रक में डीएनए मिलता है उसकी खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1869 ईस्वी में। उन्होंने इसका क्या नाम दिया? इसका नाम दिया न्यूक्लिन। आगे देखिए, डीएनए पादप विषाणु के अतिरिक्त सभी सजीव में स्थित महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। इसे शरीर की आत्मा भी कहते हैं। डीएनए को क्या? शरीर की आत्मा भी कहते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है डीएनए का रासायनिक संगठन। तो देखिए डीएनए का रासायनिक संगठन इस प्रकार से है। नंबर 1 क्या है? शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। दूसरा है फास्फेट समूह। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के रूप में यह होता है, फास्फेट समूह जो होता है। नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन। देखिए जो प्यूरीन होता है उसमें क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है, और जो पिरामिडीन होता है उसमें थायमिन और साइटोसिन होता है। आगे देखिए, डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो देखिए नंबर 1.1 क्या है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। दूसरा है तो देखिए जिसमें एक प्यूरीन एक पिरामिडीन ठीक समान से जुड़ा होता है, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से तथा ग्वानिन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। आगे देखिए, इसके प्रत्येक समाक्षर की दूरी 3:4 एंगस्ट्राम होती है तथा प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक ऐंठन होता है। यहाँ पे देखिए डीएनए में किस प्रकार से ऐंठन हुआ है, 4 के बाद एक ऐंठन होता है। क्या होता है? जो 10 समाक्षर के प्रत्येक एक के बाद एक ऐंठन होता है। आगे देखिए, जिसकी दूरी 34 एंगस्ट्राम होती है तथा इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच एवं लघु खांच होता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है। ये जो होता है ये होता है दीर्घ खांच, ये जो बड़ा वाला होता है, और ये छोटा वाला होता है ये होता है लघु खांच। और इसकी दूरी क्या होती है? यहाँ से देखिए यहाँ तक दोनों मिलाकर लघु खांच और दीर्घ खांच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। कितना? 34 एंगस्ट्राम। और इनके बीच की दूरी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्राम होती है। ये होता है 20 एंगस्ट्राम और ये होता है 34 एंगस्ट्राम। अब आगे देखिए, डीएनए का पराकुंडलन यानी पैकिंग ऑफ डीएनए। तो देखिए डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन हिस्टोन की सहायता से बार बार या कई बार कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होना डीएनए पैकिंग या फिर पैकेजिंग या फिर पराकुंडलन कहलाता है। क्या कह रहा है कि डीएनए का पराकुंडल क्या है? डीएनए के समस्त अणु का कुछ प्रोटीन की सहायता से बार बार कई कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे कुंडल की तरह बनकर केंद्रक में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यही क्या कहता है? डीएनए पैकेजिंग या फिर पराकुंडलन कहलाता है। आगे देखिए, प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए अणु बहुत लंबा होता है। तीसरा देखिए, मानव की प्रत्येक कोशिका में डीएनए की संख्या 46 संख्या में पाए जाते हैं। एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है और मानव शरीर में लगभग 10 की पावर 14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए यानी 10 की पावर 14 का मतलब 10 का गुणा से 14 बार करते जाइए, इतना क्या होता है? कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे है तो डीएनए की कुल लंबाई 2 × 10 की पावर 14 होगी। अब इतने लंबे डीएनए का मानव की एक सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समाना आसान नहीं है। अतः डीएनए की लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हिस्टोन की सहायता से कई बार कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होती है, जिसे डीएनए का पराकुंडल कहते हैं। कुंडलन की बनकर क्या करती है? इसमें क्या होती है? व्यवस्थित रहती है। किसमें? केंद्रक में। अब आगे देखिए क्या है? आगे है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन। तो देखिए क्या है? प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतित कोशिकाओं के में जाने के लिए हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। क्या होता है? जो प्रत्येक कोशिका विभाजन जो होता है
कोई भी कोशिका विभाजन हो, कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिका में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। दोनों डीएनए क्या होता है, दो डीएनए एक ही तरह बदल जाता है। यह क्रिया कोशिका में स्वद्विगुणन की क्षमता के कारण होती है। पुराने डीएनए से सद्विगुणन द्वारा दो संतति डीएनए बनाने की क्रिया को डीएनए की प्रतिकृतियन या द्विगुणन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर तो देखिए क्या है, एक तरफ हमारा डीएनए है, इस तरफ आरएनए है। तो देखिए डीएनए क्या होता है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबो अम्ल होता है। और फिर डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो अम्ल, और फिर आरएनए का इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और फिर इसका होता है आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में डीऑक्सी जुड़ेगा, इसमें डीऑक्सी नहीं जुड़ेगा। डीएनए देखिए, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। और फिर आरएनए में इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। मतलब डीएनए में थायमिन पाया जाता है और फिर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आगे देखिए डीएनए में कि यह केंद्रक में पाया, जो डीएनए होता है केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए यह केंद्रक में नहीं पाया जाता। डीएनए देखिए क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन जो आरएनए है यह प्रायः प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। अब आगे देखिए डीएनए की राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए जो होता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए क्या है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी। अब देखिए डीएनए के प्रकार, डीएनए कितने प्रकार का होता है, देखिए ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आरएनए क्या होता है, तो देखिए आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए प्रायः कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। जो आरएनए होता है क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। और ये कुछ विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, जो विषाणु होते हैं वायरस में। अब आगे क्या है हमारा आरएनए के प्रकार। देखिए आरएनए का प्रकार, अनुवांशिक आरएनए, अनुवांशिक आरएनए, अनुवांशिक। देखिए आरएनए क्या होता है, आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक आनुवांशिक एक अनुवांशिक। तो देखिए आनुवांशिक आरएनए वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पादप विषाणु। और दूसरा है अनुवांशिक आरएनए। तो देखिए ऐसा आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता उसे अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। यानी जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, आनुवांशिक रूप से पाया जाता है, उसे अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता उसे अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। अब आगे देखिए यूकेरियोट्स में 3 प्रकार का अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। नंबर 1 है संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इसे कहते हैं आरआरएनए। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो देखिए एम का मतलब होता है मैसेंजर यानी संदेशवाहक, टी का अर्थ होता है ट्रांसफर यानी स्थानांतरण आरएनए, और आर का क्या होता है, आर से क्या होता है राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए पहले देखते हैं कि एमआरएनए क्या होता है। एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो देखिए संदेशवाहक आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5 भाग एमआरएनए होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है जिसमें आरएनए पाया जाता है उसमें कुल आरएनए का यह 3.5% भाग होता है। ये हो गया क्या होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक संदेश क्या आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी
डीएनए से जो सूचना प्राप्त होती है वो ये क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है, जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर संदेशवाहक आरएनए। अगला है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए। टी से होता है ट्रांसफर। देखिए, कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग निर्माण करता है। जो टीआरएनए होता है पूरे आरएनए का 15% भाग का निर्माण करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों ठोकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाते हैं। जो टीआरएनए होता है अमीनो अम्ल को राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता है, ढोकर लेके जाता है। अब देखिए अगला क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए आरएनए क्या है, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को आरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। जो आरएनए होता है ये कुल आरएनए का कितना 80% भाग का निर्माण करता है। आगे देखिए, इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। अब आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, सेंट्रल डोग्मा। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया जिसे अणुजीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय सिद्धांत। अब आगे देखिए क्या होता है, किस प्रकार से, देखिए डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। आगे देखिए प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक डीएनए। उसके बाद अनुलेखन में होने के बाद इसमें क्या होता है, एमआरएनए बनता है, उसका रूपांतरण होता है प्रोटीन में। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है आनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड। तो देखिए आनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय नीरेन वर्ग 1961 और उनकी सहयोगियों को जाता है। जीन के लित्यंतरण द्वारा बने एमआरएनए अणु में उपस्थित त्रिगुणित संकेत को कोडान या आनुवांशिक कोड कहते हैं। आगे देखिए, जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूह में यानी AAA, ATA, GCA यानी TAT होता है, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का संचालन करती है। आगे देखिए चौथा नंबर है, सभी जीवों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के अनुक्रम आनुवांशिक कोड के अनुसार होता है। अगला हेडिंग है आनुवांशिक कोड की विशेषताएं यानी आनुवांशिक कोड की विशेषताएं। देखिए आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और फिर यह अतिव्यापित नहीं होता। इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। यह क्रमबद्ध है, त्रिगुणी संकेत कमा विहीन होते हैं। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो देखिए जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए बंधनी प्रोटीन की सहायता से सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में या जीन के लित्यंतरण की दर को बढ़ाना या घटाना ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है तथा ऐसे जीन्स को नियंत्रित जीन कहते हैं। जीन अभिव्यक्ति क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए की बंधनी प्रोटीन की सहायता से जो सक्रिय जीन होते हैं उसको निष्क्रिय जीन में और जो निष्क्रिय जीन होते हैं उन्हें सक्रिय जीन में बढ़ाना या घटाना ही क्या कहता है, अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। देखिए क्या है अनुलेखन, क्या है, डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। जो अनुलेखन की क्रिया होती है किसमें होती है, कोशिका के केंद्रक में। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रोमोटर स्थल के समीप स्थित सूत्रपात्र स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर खत्म होता है। जो एमआरएनए का संश्लेषण होता है
शुरू स्तर से शुरू होता है और समापन स्तर पे क्या होता है, खत्म होता है। डीएनए में जीसीएटी लिप में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश जीसीएयू लिप में अनुलिपीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अब देखिए अनुलेखन की क्रिया विधि क्या है। देखिए अनुलेखन की क्रिया विधि, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए से जुड़ना, ये होता है अनुलेखन की क्रिया विधि। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना, क्षारकों का युग्मन, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में बदलना, मोनोफॉस्फेट अणु का फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन, डीएनए अणु का पूर्व स्थिति में आ जाना। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है अनुवादन। तो देखिए अनुवादन क्या है। एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। अनुवादन क्या है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला के अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादन। जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी श्रृंखला को अमीनो अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो देखिए जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है इसे क्या कहते हैं, इसे अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। अब देखिए अनुवादन की क्रिया विधि। देखिए अनुवादन क्रिया विधि, अमीनो अम्लों का सक्रियण, टीआरएनए अणुओं से सक्रिय अमीनो अम्ल संलग्न होकर अमीनो एसिड बनाता है। एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाना। अब आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, मानव जीनोम। देखिए मानव जीनोम क्या होता है। मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जीव सूचनाओं को ही मानव जीनोम कहते हैं। मानव जीनोम क्या होता है, जो मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम में संग्रहित जो जीव सूचना होती है उस सूचना को ही मानव जीनोम कहते हैं। अब देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट को न्यूनीन डॉटसन ने 1983 से 1984 में रखा। वह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम व उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करके मानव को जीव सूचनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उसे मानव जीनोम कहते हैं। क्या है वह परियोजना, क्या कह रहा है कि वह परियोजना जिसमें मानव विभिन्न डीएनए के अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम व उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम को ज्ञात करने और मानव की जीव सूचनाओं को जानने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं मानव जीनोम। आगे देखिए एचजीपी के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एचजीपी का लोगो तैयार किया। एचजीपी के अंतर्गत प्रथम बार मानव के 22वें गुणसूत्र की डीएनए श्रृंखला के पूरे क्रम को पता लगाकर सन 1900 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, जिससे मानव के पूर्ण आनुवांशिक चित्रण स्पष्ट किया गया, अर्थात मानव समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका वितरण जाना गया। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, मानव जीनोम का लक्ष्य। तो देखिए विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना, असाध्य रोगों को ठीक करना, जो रोग ठीक नहीं हो सकते उन रोगों को क्या करना, ठीक करना, कह रहा असाध्य रोग को ठीक करना। आगे देखिए मानव जैविक सूचना को कंप्यूटरीकृत करना, यह है मानव जीनोम का लक्ष्य। आगे गुणसूत्रों में स्थित जीन के क्रमों का पता लगाना और उनकी संरचना एवं कार्य का पता लगाना, उच्च संरक्षित जीनों को पहचानना, अनेक जीवों के जीनोम का चित्रण करना। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। तो देखिए रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, मानव या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायक।
आनुवांशिक रोगों की पहचान करने में सहायक EX7 यानी हीमोफीलिया पहचान करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया, आनुवांशिक हीमोफीलिया, वर्धानता, ये सब की पहचान करना। आगे DNA अंगुली छापन करके अपराधी की पहचान करना। जो DNA फिंगरप्रिंट होता है इसकी उपयोगिता करके अपराधी को पहचानना। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषता। तो देखिए क्या है, मानव जीनोम में 3 मिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड, एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 मिलियन क्षारकों का अनुक्रम मिलता है। आगे देखिए, मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। जीनोम का लगभग 2% भाग प्रोटीन कोडित के लिए उपयोगी होता है। आगे देखिए, मानव जीनोम तैयार करने हेतु WBCS अथवा मस्तिष्क ऊतकों से DNA लिया जाता है। अब आगे देखिए क्या है, अगला हेडिंग है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी अंगुली छापन। तो देखिए DNA का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके DNA खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, DNA का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके DNA खंडों की मैचिंग द्वारा उसके DNA को मैच कराते हैं, वो मैच हो जाता है तो उससे DNA की पहचान होती है, किसी का DNA है। व्यक्ति की पहचान करना ही DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। आगे देखिए, इस तकनीकी की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 में की थी। अब यह कानूनी रूप से वैध है। प्रत्येक जीव के DNA संरचना और तथा अनुवांशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। प्रत्येक जीव की जो जीन संरचना होती है, जीव की DNA संरचना और अनुवांशिकता विशिष्ट एवं अलग अलग होती है। आगे देखिए अगला हेडिंग है DNA फिंगरप्रिंटिंग की विधि। तो देखिए DNA को पृथक करना, शुक्राणु, रक्त और कंकाल, इससे कर सकते हैं। DNA को काटना एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा। जेल विद्युत कण संचालन करना। प्रो का BNTRS के साथ जोड़ना, फिंगरप्रिंट। आगे देखिए क्या है, DNA फिंगरप्रिंट का महत्व। तो देखिए DNA फिंगरप्रिंट का महत्व क्या है, देखिए पैतृत्व निर्धारण करना, यानी कोई पिता है बोल रहा है कि यह मेरा पुत्र नहीं है, तो DNA के द्वारा उसका निर्धारण हो सकता है कि ये किसका पुत्र है। व्यक्ति को निर्दोष साबित करना, कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं है और उसे दोषी ठहराया जा रहा है तो उसके DNA से पता लगाया जाएगा कि यह दोषी है या नहीं। हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करना, किसी की हत्या हो गई तो वहाँ पे भी दोषी के, अगर दोषी हत्या करेगा तो उसको स्पर्श करेगा तो उससे उसके DNA से उसे पहचाना जा सकता है। DNA फिंगरप्रिंट से उसका जहाँ पे हाथ लगेगा वहाँ पे उसका प्रिंट लग जाएगा तो उससे पहचाना जाएगा। आगे बाढ़, भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करना। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो 1 शॉट का वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।